अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ है, मेरे साथ मोहम्मद कामरान है। आज जो है बड़ा इंटरेस्टिंग डे है। हम हर रोज़ जो है हमारी कोशिश रहती है कि आपसे किसी ऐसे मौजू पे बात की जाए जिससे आपको जो है कुछ हेल्प हो। आज जिस मौजू को हमने ज़ेर बहस बनाया है वो मौजू है स्कॉलरशिप्स। जी बिल्कुल, स्कॉलरशिप्स, वो भी इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स जिस पे जो है स्टूडेंट्स को जो है फुली फंडेड, पार्शली, इन तमाम चीज़ों को जो है हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले कामरान से कुछ हेलवाए ले लेते हैं, उसके बाद हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइज़ है, और कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं ये भी सरप्राइज़ है आपके लिए। कामरान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज ठीक ठाक। आप सुनाएं, खैरियत है सब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कामरान। आपकी आपकी तरफ सर्दी है नहीं है? कामरान, आई फील वेरी कोल्ड टुडे। और आज जो है मैं अपने गेस्ट को लेने जा रहा हूँ जो कि हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और मज़ीद सारी डिटेल जो है उनसे पूछते हैं। तो वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोहेल, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आई गेस के कुछ टेक्निकल कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं, और सोहेल हमसे कनेक्ट होते हैं तो फिर मज़ीद आपको जो है इस पे इन्फॉर्म करते हैं चीज़ें। सोहेल कनेक्ट हो रहे हैं हमसे। और कमरान, सोहेल जो है वो बड़े ही इंटरेस्टिंग स्टूडेंट है। मैं इनकी प्रोफाइल देख रहा था। सोहेल को पहले तो हम थैंक कहेंगे कि उन्होंने जो है हमें जो है अपना टाइम दिया है, बहुत ही कीमती टाइम है उनका। सोहेल आई गेस के वो ट्राई कर रहे हैं कनेक्ट होने की, क्योंकि कोविड की सिचुएशन में सब ही ऑनलाइन है, तो ये टेक्निकल इश्यूज जो हैं उनके साथ आपको जो है जीना थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। बिल्कुल इम्तियाज, सही कहा आपने। जी आई वेलकम थिंक सर। सोहेल आ गए हैं, जी नजर आ रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल वेलकम सोहेल। इनका माइक ऑफ है इम्तियाज सोहेल, शायद। आई गेस आप माइक आपका जो है ऑफ है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सोहेल, कैसे हैं सोहेल? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए, ठीक हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सोहेल, मेरे साथ मोहम्मद कामरान हैं। हम क्योंकि ये सेशन करते हैं मिलकर, तो इन्होंने कहा कि क्यों ना हम जो है मिलके सोहेल को जो है वेलकम करें, और उनको जो है इस कीमती टाइम देने पर थैंक्स कहें। सोहेल, इससे पहले कि आप मज़ीद कुछ बोलें, मैं छोटा सा एक इंट्रो आपको दे देता हूँ। कहीं अगर गलत जी हूँ तो जी। फिर मज़ीद आप इसको जो है बाद में करेक्ट कीजिएगा। मैं अपने ऑडियंस को बताना बिल्कुल। चाहूँगा कि सोहेल जो है एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है। सोहेल जमाली, इनका ताल्लुक नवाबशाह से है। बहुत ही मेहनती स्टूडेंट कह सकते हैं आप इनको, और बहुत ही स्मार्ट स्टूडेंट हैं। इन्होंने अपनी बी टेलीकॉम कायदे अवाम यूनिवर्सिटी नवाबशाह से कंप्लीट की है। अभी ये इटली में मौजूद है, और इस पर मज़ीद जो डिटेल है वो सोहेल हमारे साथ शेयर करेंगे। सोहेल, पहले तो अपने बारे में बताएं कि आज आप क्या फील कर रहे हैं, कैसे हैं आप? थोड़ा इस बारे में कुछ बताएं हमें। थैंक यू सो मच। मैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया और मुझे इतना ऑनर दिया। थैंक यू उसके लिए। और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। मेरा ड्रीम था एक कि मैं यहाँ पे यूरोप में आऊँ और यहाँ पे स्टडीज़ अवेल करूँ, और यहाँ पे जो है शेंजन वीज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास। तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल ये बिल्कुल। कितना कीमती होता है। और तकरीबन 24 कंट्रीज़ में हमें अलाउ होता है कि हम किसी भी वक्त ट्रेवल कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। माशाल्लाह सोहेल, ये आपकी अचीवमेंट है, आपकी उन रातों की मेहनत है जो आपने हार्ड वर्क में गुजारी है। आप ही हम स्टूडेंट्स में से गए हैं। अच्छा सोहेल, आपको इस सेशन में जो हमने लिया है, हम अक्सर अपनी वीडियोस बना रहे होते हैं जिसमें हम जो है स्टूडेंट्स के साथ डिफरेंट टॉपिक्स पे, उनको जो इश्यूज आते हैं उन पे बात कर रहे होते हैं। क्योंकि आज का टॉपिक जो जी था हमारा वो इंटरनेशनल स्टडी के हवाले से था, जिसको स्कॉलरशिप बेस्ड हमने रखा है, क्योंकि पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्योंकि ये आपकी एक अचीवमेंट है, तो हमने ये कोशिश की कि क्यों ना जो है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट से जो है इस बारे में बात की जाए। तो पहले तो आपकी जो है मेहरबानी है कि आपने हमें टाइम दिया है। अच्छा सोहेल, जैसा कि आपने बताया, आप अपने बारे में बताएं कि आपने क्या तालीम हासिल की। इसमें कुछ डिटेल अगर आप ऐड करना चाहें। जी, मेरे इंट्रोडक्शन में आप बता चुके हैं कि मैंने टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की है और वो कैजुअल यूनिवर्सिटी नवाबशाह से की है।
जी तो मैं बेसिकली एक आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली कह सकते हैं उससे बिलोंग करता हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं वो टीचर हैं। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह से उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हमने हमें इतनी तालीम दी और इतना सपोर्ट किया कि हम आज उनकी बदौलत ही यहाँ पे हैं। जी और मैंने जो आपने बात की कि काफ़ी पुअर कंट्री है पाकिस्तान और यहाँ के जो लोग हैं वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इसके लिए मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि ये जो मैंने स्कॉलरशिप अवेल की है इसके लिए कोई मैंने ज़्यादा इतने जो कहते हैं कि पैसा नहीं लगाया। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए मेरे ख्याल में 2 से 2.5 लाख रुपए अफोर्ड करना इतना कोई बड़ी मुश्किल नहीं होती कि, और वो भी इतना बड़ा मिशन अचीव करने के लिए कि आप बाहर जा रहे हैं, किसी बाहर कंट्री में जा रहे हैं और वहाँ से तालीम हासिल करने आप जा रहे हैं। तो सही इतना बड़ा कोई खर्चा नहीं है यहाँ पे इटली में आने का और यहाँ पे स्कॉलरशिप लेने का। यहाँ का जो प्रोसेस है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि सोहेल। कैसे मैंने शुरुआत की और कैसे मैंने जो है वो अपना कहाँ से मैंने ये लिंक्स निकाले और कैसे मैं यूनिवर्सिटी तक पहुँचा और कैसे एडमिशन हासिल किया और कैसे अल्हम्दुलिल्लाह अब स्कॉलरशिप भी हासिल कर ली है मैंने। जी जी सोहेल, बिल्कुल हम आपसे जो है ना स्टेप वाइज हम डिटेल लेंगे आपसे। सोहेल, बिल्कुल। सबसे पहले जो माइंड में, जैसे कि आपने कोर्स के हवाले से बताया कि आपने बिल्कुल पाकिस्तान के उस मुतवस्सित तबके से आपका ताल्लुक भी, जहां हर स्टूडेंट जो है अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करे, और कुछ एक ऐसे हर्डल्स होते हैं या ऑनलाइन ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी वजह से स्टूडेंट सोचते हैं कि बाहर अगर तालीम हासिल करनी है स्कॉलरशिप बेस भी, तो ज़रूर कुछ लाखों में आपके पास पैसे होना चाहिए। आपने शुरू में ही ये क्लियर कर दिया कि कोई इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं चाहिए होता, अफोर्डेबल अमाउंट है जो आप अरेंज कर सकते हैं। हाँ सोहेल, बिल्कुल। कोई बेसिक मैं आपसे स्टेप बाय कुछ, क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा जो कि हमारे पास एज बिल्कुल। ईमेल पे, कमेंट्स में, प्राइवेट इनबॉक्स में हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि क्या जी रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर कुछ आप मेन पॉइंट्स उसके शेयर कर सकें हमसे। हाँ, तो अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे मास्टर्स करने के लिए फिर तो बहुत ही आसान सी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपका कोई टेस्ट वगैरह भी नहीं होता। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंटरव्यू वगैरह करती हैं वो भी नॉर्मल सा, बाकी कोई यहाँ पे एंट्री टेस्ट वगैरह नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको आपके बैचलर के बिहाफ पे एडमिशन मिल जाता है। और सही। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनमें आपका पासपोर्ट आ जाता है और आपका अपना पर्सनल स्टेटमेंट आ जाता है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जो कि मैट्रिक से लेकर बैचलर तक होते हैं, जिसमें डिग्री आ जाती है और ट्रांसक्रिप्ट वगैरह आ जाती है। उसके अलावा आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है और एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो यूनिवर्सिटी आपको देती है। और ये चीज़ें होती हैं बेसिक जो आपको एडमिशन के लिए चाहिए। उसके अलावा स्कॉलरशिप के लिए जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो आपका इनकम सर्टिफिकेट होता है, आपका एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो नादरा से मिलता है वो चाहिए होता है, और नो प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट वो कुछ इलाकों में तहसीलदार भी बना के देते हैं, और अगर वो नहीं बना के देते तो वैसे ही वो स्टाम्प पेपर पे वो एक फॉर्मेट है वहाँ पे वो चीज़ें मेंशन करके और आपको वो चीज़ शो करनी होती है कि भाई हमारे पास जो है वो कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है, तो वो एफिडेविट भी चल जाता है। सोहेल, अभी तक आपने जो रिक्वायरमेंट बताई है मुझे ऐसा जिसमें कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं लगी जो कि एक आम स्टूडेंट पूरी ना कर सके। अच्छा सोहेल। हाँ, एक सॉरी जी जी मैं आपको बात काट रहा हूँ। जी जी। तो जो मेन चीज़ यहाँ पे हमें हर्डल लगती है वो होती है बैंक स्टेटमेंट, तो वो आ जाते हैं फिर वीज़ा के मामले में ना, वो वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बाकी जो अपना एडमिशन रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें इतना कोई ख़ास कोई बड़ी वो रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होती है। बैंक स्टेटमेंट होती है वो शो करानी होती है आपको और उसका प्रूफ देना होता है कि ये अमाउंट कहाँ से आया। तो जो मिनिमम इटली के लिए जो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए वो तकरीबन 15 लाख रुपए चाहिए, जी जी और मैं वो समझता हूँ कि मैक्सिमम आपको 1 मंथ के लिए चाहिए। और जी जब आप अकाउंट में पैसे रखते हैं तो आप उसके बाद जाके वहाँ पे वीज़ा अप्लाई कर दें और वहाँ पे प्रूफ शो कर दें कि भाई ये मेरे पास प्रॉपर्टी थी, या अगर इनकम इतनी सफिशिएंट है फिर तो ठीक है, आप बोल सकते हैं कि हमने कि अपना सेविंग्स करके और उनकी हमारे पास ये अमाउंट है। लेकिन अगर आप इनकम इतनी नहीं है तो फिर आप वो शो कर सकते हैं कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी थी और वो हमने ये सेल आउट की है, और उसका एग्रीमेंट वगैरह दिखा सकते हैं, या गोल्ड सेल किया है उसकी उसका एग्रीमेंट या उसका इसमें जो रिसिप्ट्स वगैरह होती हैं वो शो कर सकते हैं।
तो वो मतलब प्रूफ देना होता है फंड्स का कि ये हमारे पास जो अमाउंट है ये कहाँ से आई है। तो फिर वो डिपेंड करता है कि आप कैसे वो अपना प्रूफ कैसे वो देते हैं कि कैसे साबित करते हैं कि ये अमाउंट कहाँ से आई है। लेकिन वो मिनिमम जो है वो 15 लाख रुपए चाहिए होती है, और मतलब 17-18 लाख रुपए 20 लाख रुपए हो तो फिर क्या ही बात है, वो फिर हो जाता है आपका जो वीज़ा है वो लग जाता है। ठीक। अच्छा सोहेल, ये तो आपने बहुत डिटेल में जो है ना स्टूडेंट्स को बिल्कुल चीज़ें बताई हैं। अगर आप आइल्स के हवाले से बता सकें, क्योंकि मेन कंसर्न रहता है अक्सर कि आइल्स होना चाहिए और कितनी रिक्वायरमेंट्स है, मिनिमम बैंड क्या होने चाहिए, या कोई और प्रोफिशिएंसी, कुछ इस तरह से कुछ डिटेल बताएंगे स्टूडेंट्स को? हाँ, अब जैसा कि पहले एम्बेसी में और काउंसलेट में, मेरा एक्सपीरियंस काउंसलेट का है कराची का, जी तो वहाँ पे मतलब लीनियंसी है आइल्स की, कि अब अगर आपके पास वो नहीं है आइल्स और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, जी जी। फिर भी आपको वीज़ा मिल जाता है। लेकिन एम्बेसी में इस बात पे सख्ती होती है कि ठीक है। आपके पास आइल्स होना चाहिए मिनिमम 6.0 बैंड्स के साथ। ठीक है। तो उसके अलावा जो अभी इस साल जो उन्होंने लीनियंसी दी कि अगर आपके पास आइल्स नहीं भी है, एम्बेसी वालों ने भी ये लीनियंसी दी कोविड की वजह से, कि जी आपके पास अगर आइल्स नहीं भी है या एक्सपायर्ड आइल्स है तो वो भी चल जाता है। तो अब आने वाला जो साल है उसमें देखते हैं क्या उनके रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं वो, जी और जी। देखते हैं फिर वो आने वाले साल ही पता चलेगा, क्योंकि ये हर साल फिर उनके रूल्स चेंज होते रहते हैं। पॉलिसीज अपडेट होगी, बिल्कुल। अच्छा सोहेल, अगर आप बता सकें कि लिविंग कॉस्ट जो है वो उसकी बता सकते हैं कुछ डिटेल, कि अगर एक स्टूडेंट हाँ आता है उसकी लिविंग कॉस्ट कोई एस्टिमेटेड आप बता दें, ज़्यादा डिटेल नहीं बट कोई कॉस्ट एस्टिमेटेड हो। हाँ बिल्कुल। अगर तो आप यहाँ पे मेन चीज़ जो डिपेंड करती है लिविंग कॉस्ट के हवाले से, वो कि अगर आप इंडिविजुअल रहते हैं अपना पर्सनल रूम लेकर और वहाँ पे रहते हैं, फिर जी तो जी। आपको फिर आपको काफ़ी ज़्यादा वो रेंट पे करना पड़ता है। उसका तकरीबन 300 यूरोस पर मंथ आपका सिर्फ रेंट में चला जाता है। बाकी जो फूड वगैरह होता है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का फूड खाते हैं और कैसे वो फूड करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। वो तो अगर पर्सनल रूम लेते हैं फिर आपका जो एस्टिमेटेड है अमाउंट मंथली, वो आपका आ जाता है तकरीबन कोई 500 के करीब, 500 यूरोज़ के करीब, ठीक है। ठीक है। और अगर आप शेयर्ड हाउसेस में रहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे रहता हूँ, जी तो जी। यहाँ पे हम यहाँ पे इसको डेरा बोलते हैं। जी तो जी। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ वर्कर्स भी हैं, तो इनके साथ मैं रहता हूँ। मैं जो रूम शेयर करता हूँ वो 3 बंदों के साथ शेयर है, मैं शेयरिंग में है, मैं एज़ अ फोर्थ हूँ यहाँ पे। जी जी। तो यहाँ पे जो है वो 150 यूरो पर मंथ इसका रेंट में पे करता हूँ, और ठीक है। इसके अलावा ये यूटिलिटीज़ वगैरह हैं वो भी सारी इसमें इंक्लूड हैं। और उसके अलावा जो यहाँ पे खाने का सिस्टम है वो भी तकरीबन मोस्टली पाकिस्तानी है यहाँ पे, तो वो इकट्ठे ही मिला के अपना खर्चा चला लेते हैं। तो कोई मेरा 50-60 यूरो महीने का वो आ जाता है, फूड एक्सपेंसेस में आ जाता है, और उसके अलावा जो 150 यूरो है, तो मतलब मैक्सिमम जो शेयरिंग में अगर बंदा रहता है तो उसका जो मैक्सिमम खर्चा आता है वो 300 यूरो के अराउंड आ जाता है। ठीक है। अच्छा सोहेल, आप क्योंकि जैसा कि आपने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि आप स्कॉलरशिप पे हैं, और स्कॉलरशिप पे क्या आपके पास परमिशन होती है, आपके पास जो है पार्ट टाइम जॉब्स करने की, और जॉब्स जो आप कर सकते हैं? जी हाँ, जी हाँ, आपके पास स्कॉलरशिप हो या ना हो, आपको 20 आवर्स पर वीक के आपको इजाज़त होती है काम करने की। ठीक है। सोहेल, बिल्कुल ये अच्छा सोहेल, ये तो पार्ट टाइम जॉब्स जैसा कि आपने कहा कि बिल्कुल इजीली स्टूडेंट्स कर सकते हैं, और जो आप एक्सपेंडिचर्स बता रहे हैं मंथली, वो स्टूडेंट्स कवर कर सकते हैं इससे, मोस्ट ऑफ द। अच्छा सोहेल, जी हाँ, वेदर बिल्कुल। वेदर कैसा है, क्योंकि आप पाकिस्तान में भी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, अब आप इटली में हैं, तो पाकिस्तान से कंपैरेटिवली अगर वेदर आप बताना चाहें स्टूडेंट्स को, क्योंकि कंसर्न रहता है पेरेंट्स को अक्सर कि वहाँ की वेदर कंडीशंस जो हैं। हाँ, यहाँ पे मौसम बहुत ठंडा है, और अभी भी मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे वो क्लाउडी वेदर है। तो जी जी। हाँ, यहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती रहती है, और सर्दियों में या 3 महीने जो काफ़ी ठंड होती है यहाँ पे, जी जी। दिसंबर, जनवरी और फरवरी में। उसके बाद यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर इतना कोई ज़्यादा हाई तो नहीं रहता, लेकिन वो आस्ते-आस्ते स्टेबल हो जाता है। और यहाँ 20 और 22 के दरमियान ही टेम्परेचर रहता है गर्मियों में भी। सही। अच्छा सोहेल, ये क्वेश्चन जो है ये ऑप्शनल है, अगर आप इसको आंसर करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये अक्सर कहीं न कहीं अगर हम पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें तो ये कंसर्न रहता है कि क्या रेसिज्म है वहाँ पर। जैसा कि आपने देखा कि अभी भी इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा जो है इसके ऊपर स्कैंडल हुआ था,
तो कोई इस हवाले से कोई कुछ आपने देखा हो, कुछ अपना एक्सपीरियंस कुछ अगर शेयर करना चाहें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इटली में तो ख़ास तौर पे। जी, जी। और हो सकता है वो जिस कंट्री की आप बात कर रहे हैं उसमें हो सकता है वो चीज़ हो, जी, जी। लेकिन वहाँ पे भी जो स्टूडेंट रहते हैं, दोस्त हैं हमारे, वो कोई इतना वो बताते हैं कि इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, वो कोई ऐसा नहीं है कि हम फेस ना कर सके या हमारे लिए इतने हर्डल्स हों, हम वहाँ पे सर्वाइव ना कर सकें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे इटली में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये है कि भाई आप किसी से वो ज़्यादा ना करें, कोई रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू पे इतना आर्ग्यू ना करें सही, और सही। कोई बहस वगैरह ना करें तो बेहतर है। सोहेल, अगर आप मुझे बता सकें, हमारे ऑडियंस को हम ये बताना चाहेंगे कि आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएट आपकी जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज़ है? यानी कि आप क्या एक्सपीरियंस जो है वहाँ पर कर सकते हैं, जॉब्स के क्या सिचुएशन है? क्योंकि अभी तो कोविड की सिचुएशन है, उसके अलावा आप बता सकते हैं कि जब आप गए होंगे तो आपने रिसर्च की होगी या आपने प्रैक्टिकली वहाँ पर जब देखा होगा कुछ आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर स्टडीज़? हाँ, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद आपको 6 महीने का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा दिया जाता है, ठीक है, जिसमें आपको ये कहा जाता है और कुछ क्राइटेरिया होती है, उस क्राइटेरिया को मैच करते हुए आपको जॉब हासिल करनी होती है 6 महीने के अंदर। ठीक है, तो आपने जॉब हासिल कर ली, तो उसके बाद आपको वो पीआर में कन्वर्ट कर देते हैं कि भाई ये यहाँ का परमानेंट रेजिडेंसी आपको मिल जाती है और 5-8 साल के बाद आपको यहाँ की नेशनलिटी मिल जाती है। अच्छा, जहाँ तक आपका जो क्वेश्चन है वो रिलेवेंट इसकी है कि यहाँ पे जॉब मार्केट कैसी है? जी, तो बिल्कुल यहाँ आप ये पे लैंग्वेज बैरियर, हाँ, लैंग्वेज बैरियर थोड़ा-सा है, मतलब वो थोड़ा-सा ना कहूँ तो बेहतर है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही है यहाँ पे। जी, जी, क्योंकि यहाँ पे इटालियंस जो हैं वो उनको इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं आती, ठीक तो है, आपको ही उनकी लैंग्वेज इटालियन जो है वो सीखनी पड़ती है और आपको ही उनके साथ कम्युनिकेट करना होता है। तो ये 2 साल मेरे ख़्याल में जो स्टडी वाले होते हैं, इनमें बंदा काफ़ी कुछ सीख जाता है और ठीक, काफ़ी लैंग्वेज आ जाती है, तो स्टडी के बाद जो है वो इतनी मुश्किल नहीं होती कि बंदा जॉब हासिल ना कर सके। लेकिन जो नया बंदा आता है यहाँ पे, उसके लिए ये चीज़ होती है कि यहाँ पे लोगों को इंग्लिश नहीं आती तो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। और यहाँ पे जिनको आती भी है तो वो प्रेफ़रेंस अपनी लैंग्वेज को देते हैं और आप उनसे कोई अगर क्वेश्चन करेंगे इंग्लिश में, वो समझ भी गए, तो आपको इटालियन में ही जवाब देंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा। सही कह रहे तो हैं। इसीलिए ये चीज़ें हैं यहाँ पे। सोहेल, आपने पीआर का वर्ड यूज़ किया, तो अगर हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें कोई इटली की पीआर अगर किसी को हासिल करनी हो एज ए स्टूडेंट वहाँ पर आफ्टर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है? कोई हार्ड रिक्वायरमेंट्स है अदर कंट्रीज की तरह या इजी है? अगर आपने वहाँ स्टडी किया तो आपके लिए इजी रहता है? नहीं, स्टूडेंट्स के लिए तो काफ़ी ईज़ी हो जाता है क्योंकि वो पहले स्टूडेंट वीज़ा पे आए हुए होते हैं और उनको जॉब मिल जाती है जी, जी, स्टडी के बाद, तो उनके पीआर में कन्वर्ट करना इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक जो है, फिर वो एक इलीगल तरीके से आते हैं, फिर उनके लिए मुश्किल होता है कि उनको असाइलम अप्लाई करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा, या फिर वर्क वीज़ा पे जो आते हैं, फिर उनको काफ़ी मुश्किलात होती हैं पीआर की, क्योंकि अगर उनके पास जो सीज़नल जॉब्स होती हैं, ख़ास तौर पे यहाँ पे ये होता है कि सीज़नल वर्कर्स जो हैं वो ज़्यादा तौर पे एशियन कंट्रीज़ में से आते हैं। तो जब सीज़न ख़त्म हो गई फिर भी वो यहाँ पे रहते हैं और उसके बाद भी वो कोशिश करते हैं कि कहीं किसी भी तरह से हमें पीआर मिल जाए। फिर उनको थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन स्टूडेंट के लिए इतना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक। सोहेल, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें कर रहे हैं आप। सोहेल, अगर कुछ बताना चाहें कि आपने कोविड की सिचुएशन में क्या चेंजेस देखे हैं, जो कि वहाँ पर क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और भी मौजूद होंगे, आपने उनसे डिस्कस किया होगा कि बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड जो है क्या चीज़ें हैं? कोविड क्योंकि ऑनगोइंग है अभी भी ये इशू, बट क्या चेंजेस हैं? अभी क्या मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ रही हैं वहाँ पर कुछ? क्योंकि आने वाले स्टूडेंट्स को ये कंसर्न ज़रूर होगा। आप एज़ अ इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर ये इस पे बात करेंगे, तो हमारी ऑडियंस को जो है क्लियर होगा कि वहाँ और अभी इस वक्त क्या क्या इश्यूज हैं, ताकि वो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होकर आए। काइंडली अगर इस पे कुछ कहना चाहें। हाँ, यहाँ पे आपको जो है वो एक बाहर जाने के लिए या जो आप अगर कोई काम है जिसके लिए आप बाहर जा रहे हैं, तो आपको एक साबित करना पड़ता है, वो प्रूफ देना पड़ता है कि फलां काम है जो इतना सेंसिटिव है जिसके लिए मुझे जाना लाज़मी है। जैसे स्टडी के लिए या जॉब के लिए, या फिर वो एक फ़ॉर्म देते हैं उसके लिए आपको जाना पड़ता है। और जो चेंजेस हैं वो काफ़ी सारी हैं। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं। तो जी, अब उसके पहले जो था बंदा जाता था यूनिवर्सिटी में और जाके क्लास लेता था, अब वो चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे इनके अपने पोर्टल्स हैं, वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, अब एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन होने लगे हैं। और इसके अलावा
कहीं भी जाएं तो पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और उसके बाद जो मेन चीज़ है, नया बंदा आएगा उसको ट्रैवलिंग में थोड़ा इशू हो सकता है। तो अभी मैंने ड्यूरिंग कोविड ही 2 महीने पहले ही मैंने ट्रैवल किया था। तो वहाँ पे एक आपको पहले तो कोविड का टेस्ट करना पड़ता है, जी, जी, करवाना पड़ता है। जी, वो आपका नेगेटिव होना चाहिए, तभी आपको अलाउ करते हैं ट्रैवल करने के लिए। और उसके अलावा आपको फॉर्म देते हैं वहाँ पे, टेस्ट का जो कोविड टेस्ट होता है वो आपका चेक होता है वहाँ यहाँ पे कराची में, और जी, कराची वाले वो आपसे कॉपी भी लेते हैं। उसके अलावा जब आप जहाज़ में आएंगे, प्लेन में आएंगे, तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो आपको फिल करना होगा, और उसमें आपको एड्रेस वगैरह देना होगा। और वो चीज़ फिर आपसे वो जो पेपर होगा, जो फॉर्म होगा, वो आपसे लेंगे यहाँ पे जब आप आएंगे यहाँ पे एयरपोर्ट पे। यहाँ मिलान में मैं उतरा था, जी, जी, मिलान में वो पेपर आपसे लेंगे, और उस पे जो आपका डेटा होता है, जो एड्रेस वगैरह होता है, या जो अपना फ़ोन नंबर होता है, उस पर वो आपको ट्रेस भी करती हैं। और वो जो आपने एड्रेस दिया होता है, उस एड्रेस पे आके वहाँ पे वो चेक भी करती हैं कि हाँ भाई ये बंदा यहाँ पे रह रहा है कि नहीं रह रहा। और सही, उसके अलावा आपको ये भी चेक करते हैं कि ये बंदा कहीं बाहर तो नहीं घूम रहा, क्योंकि क्वारंटीन करना यहाँ पे लाजमी होता है। लाज़मी, तो आपको मतलब वहाँ से आने के बाद आपको 14 डेज़ का क्वारंटीन हर हाल में करना पड़ता है। अगर आप बिफ़ोर क्वारंटीन वहाँ पे पकड़े गए कहीं बाहर घूमते हुए, जी, और जी, आपका पासपोर्ट चेक करेंगे, अगर आपका वो नहीं है, आपको 14 डेज़ नहीं आए हुए, जी, तो जी, फिर वो आपको फ़ाइन करते हैं, तकरीबन 77 यूरोज़ या 80 यूरो तक आपको फ़ाइन करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, जो नया बंदा आता है उसको नहीं पता होता, वो अपने कामों में लग जाता है और क्वारंटीन नहीं कर पाता। फिर उनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं कि कहीं भी पुलिस ने रोक लिया, उसने चेकिंग कर ली, तो फिर जी, जी, उनको फ़ाइन हो सकता है। बिल्कुल। हमें इन चीज़ों का बिल्कुल ज़रूर ख़्याल रखना चाहिए, जब हम किसी कंट्री में जा रहे हैं तो उनके रूल्स ज़रूर फ़ॉलो करना चाहिए और स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं हाँ, इनको मास्क फ़ॉलो ज़रूर मास्क करना वगैरह पहनना जी, ज़रूरी होता है, जी, और हाँ, बगैर किसी काम के बाहर जाना अलाउ नहीं होता। और रात को जैसा कि 10 बजे के बाद तो बिल्कुल ही कर्फ्यू होता है, तो उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं जाना होता। सोहेल बहुत ही तफ़सीली आपने जो है हमें डिटेल सारी प्रोवाइड की है और जो पॉसिबल क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं स्टूडेंट्स के, मैंने वो कोशिश की है कि आपसे कवर हो सकें। अच्छा सोहेल, ये एक बहुत मैक्सिमम ये मुझे क्वेश्चन किया जाता है कि रिसोर्सेज क्या हैं? जब आप रिसर्च कर रहे थे, तो उस वक़्त आपकी क्या रिसोर्सेज थी? कुछ अगर आप हमारे साथ डिटेल शेयर करना चाहें या आप मुझे कुछ अगर इस तरह से कुछ डिटेल दे दें तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दूं ताकि उनको कुछ हेल्प हो सके, वो प्रॉपर मिसलीडिंग ना हो उनकी, कि वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेकर और अपनी जो है मंजिल पे जा सकें। कुछ इस हवाले से हाँ, अगर बिल्कुल। हाँ, तो अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि यहाँ पे प्रोसेस कैसा है, जी, जी, और आप कैसे रिसोर्सेज कौन-कौन से हैं। जी, जी, पहला जो मेन रिसोर्स है वो आपका है गूगल। तो आप ठीक है। गूगल से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे से ले सकते हैं। जी, जी, और जैसा यहाँ पे इटली की बात करूँ, तो इटली में एक वेबसाइट है, यूनिवर्सिटाली। जी, जी, मैं आपको इसकी स्पेलिंग बता देता हूँ, UNIPERSITALY.IT। ठीक है। यूनिवर्सिटाली की वो वेबसाइट है, वहाँ पे जी, आप जी, जाएंगे तो आपको सारी जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इटली की, उनमें जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं वो कोर्सेज और यूनिवर्सिटी के लिंक्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। श्योर सर। तो आप वहाँ से जाएंगे, आप सॉरी एक मिनट। इट्स ओके, इट्स ओके। ये हमें पता है कि आप जो है बैचलर्स वहाँ पर रह रहे हैं, तो इट्स ओके। हाँ, ये हाँ। नॉर्मल है, यही एक्सपीरियंस तो है, रियल लाइफ का यही आप थोड़ा एक्सपीरियंस होता पॉज है। कर लें तो, या फिर जी, इसको एडिट कर लीजिएगा। जी हाँ सोहेल। तो हाँ तो यहाँ पे जो मैंने बताया कि वेबसाइट है एक, यूनिवर्सिटाली के नाम से, वहाँ पे आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिंक्स और कोर्सेज के लिंक्स वहाँ पे मिल जाएंगे, जी, और जी, आप बआसानी वहाँ पे जाके और अपना कोर्स चूज़ कर सकते हैं। कोर्स चूज़ करने के बाद आप उनकी वेबसाइट की लिंक पे जाएँ, यूनिवर्सिटी की लिंक पे जाएँ, वेबसाइट पे जी, जी, जाएँ, जी, और वहाँ पे जाके आप चेक करें कि अपना एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अगर आप फुलफ़िल करते हैं उनके रिक्वायरमेंट्स, तो आप उनके पोर्टल पे जाएँ और चेक करें कि आइदर पोर्टल ओपन है कि नहीं है। और अगर पोर्टल ओपन है तो सिंपली रजिस्ट्रेशन करें। जी, जी, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कोई इतना मुश्किल नहीं होता, और वो आपको
रजिस्ट्रेशन करके और आपको अपने डिज़ायर्ड कोर्स में अप्लाई करना होता है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जब आपने अप्लाई कर दिया फिर आपको विदिन मंथ आपको वो रिस्पॉन्ड दे देते हैं यूनिवर्सिटी वाले कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट हो गई है कि रिजेक्ट हुई है। उसके बाद ठीक है। जब एक्सेप्ट हो गई तो उसके बाद आपको एक एक्सेप्टेंस लेटर दिया जाता है। वो आपने अपना संभाल के रखना होता है और वो वीज़ा के टाइम पर काम आता है। ठीक है। उसके अलावा अब स्कॉलरशिप्स के लिए जो मेन चीज़ होती है वो ये होता है कि जून या जुलाई में तकरीबन पोर्टल्स ओपन किए जाते हैं और यहाँ पे रीजनल स्कॉलरशिप्स होती हैं। तो हर जिस रीजन में आपकी यूनिवर्सिटी आती है वही रीजन की स्कॉलरशिप में आपको अप्लाई करना रहता है ठीक है। और उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी मेल भी करती है और अपने वेबसाइट पे डिस्प्ले भी कर देती है कि हाँ भाई अब आप इस में अप्लाई कर सकते हैं। और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मैं पहले ही बता चुका आपको, जी, जी। वो आपने रेडी करने रहते हैं और वो आपने अपलोड करने होते हैं। और उसके अलावा जो पासपोर्ट वगैरह होता है, जो अपना एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, वो तो हैं ही। तो उसके अलावा जब आपने अप्लाई कर दिया स्कॉलरशिप के लिए भी, फिर आपको उनकी डेट्स पता चल जाएंगी कि भाई किस दिन रिजल्ट आना है, किस दिन पहली लिस्ट लगनी है, किस दिन दूसरी लिस्ट लगनी है। तो आपको वो चेक करते रहना है और आपको जैसे ही वो लिस्ट डिस्प्ले होगी तो वो आपको मेल भी आ जाएगी और आप खुद भी वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि आइदर यू आर एलिजिबल और नॉट। अगर तो आप एलिजिबल हो चुके हैं फिर तो आपको कोई मसला नहीं है। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो आप चेक करें कि वहाँ पे रीज़न दिए हुए होते हैं कि आप क्यों एलिजिबल नहीं हैं इसके लिए और क्या चीज़ें मिसिंग हैं। तो आप फुलफ़िल करके फिर से उनको मेल करते हैं, वो फिर से आपको दूसरी लिस्ट लगने का वेट करने को कहते हैं। फिर दूसरी लिस्ट आ जाए तो फिर आप चेक करें और उसमें आपको वो एलिजिबल कर देते हैं। तो यहाँ की जो स्कॉलरशिप्स हैं वो बहुत ही आसान है, वो बहुत ईज़िली मिल जाती हैं। और यहाँ पे कोई अच्छा, बहुत अच्छी जो बात है वो जी, मैं अब जी। करने जी, जा रहा जी। हूँ जी, जी। कि यहाँ पे कोई लिमिटेड नंबर्स नहीं है कि इतने बंदों को स्कॉलरशिप दिया गया तो बस अब उसके बाद कोई सीट्स लिमिटेड नहीं है। तो जितने बंदे अप्लाई करते हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होते हैं, उन सबको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाता है। ये तो आप ये एक बड़ी न्यूज़ दे रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स हाँ, को। बिल्कुल, जी, जी। बिल्कुल ही। जी, हाँ, तो ये एक बिल्कुल ही बहुत अच्छी बात है जी। जी, कि जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट्स होते हैं उन सबको वो दे देते हैं स्कॉलरशिप। अच्छा, उसके अलावा अगर आपको एकोमोडेशन जो स्कॉलरशिप में स्कॉलरशिप का जो आपका रीजन है, जी। वो जी, जैसे मेरा है इरगो रीजन है, जी। तो मैं उसके ही आपको मिसाल देके बताता हूँ। अगर इरगो में आपको मिल गया, एकोमोडेशन मिल गई है, फिर तो आपको वो पैसे काटते हैं स्कॉलरशिप में से हाफ तकरीबन वो काट देते हैं और बाकी के आपको फूड एक्सपेंसेस के मद में वो दे देते हैं। अगर तो आप एलिजिबल भी हैं और आप सीट्स क्योंकि लिमिटेड होती हैं इसकी अकोमोडेशन की, जी, तो जी। वो आप एलिजिबल भी हैं और आपको अकोमोडेशन जो है वो नहीं मिल रही, तो फिर आपको वो अकोमोडेशन की मद में वो पैसे देते हैं, जो कि तकरीबन टोटल जो मिला के वो 5,200 यूरो स्कॉलरशिप होती है, जिसमें से आधा आपको अकोमोडेशन का होता है और आधा आपका फूड एक्सपेंसेस होता है। फीस वगैरह जो होती है वो टोटली माफ़ हो जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से। सिर्फ सोहेल, और सिर्फ आपको रीजनल टैक्स पे करना पड़ता है जो कि 157 यूरो होता है तकरीबन। सोहेल, आपने बिल्कुल आसान कर दिया है हमारे तमाम स्टूडेंट्स के लिए। और वो पेरेंट्स जो अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं आला तालीम के लिए, उनके लिए बिल्कुल आपने जो है ना आसान फ़हम लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हुए, ये आपका अपना एक्सपीरियंस था सोहेल। और काफ़ी हाँ, जो बिल्कुल। है इन्फॉर्मेटिव रहा। मैं पर्सनली इससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, ताकि आज के बाद हाँ, हम अगर बिल्कुल। किसी स्टूडेंट से बात करेंगे तो उसे कुछ गाइड करने में हमें काफ़ी हेल्प होगी। आपका वक्त बहुत कीमती है सोहेल, आपने अपनी मसरूफियात में से हमें कुछ वक्त दिया, बहुत खुशी हुई। लास्ट में अगर कोई मैसेज हमारे स्टूडेंट्स के लिए आप देना चाहें या कोई भी उनको टिप्स देना चाहें आप, तो शेयर कर सकते हैं। स्टेज इज योर्स। हाँ, बिल्कुल, वो मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी स्टूडेंट मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं कि भई हमें एडमिशन भी मिल गया, जी, जी। उसके बाद फिर कोई गाइड करने वाला नहीं था तो हमने छोड़ दिया, फिर उसके बाद हमने वो आगे प्रोसेस ही नहीं किया। जी, जी। भई जब तक एडमिशन तक आप पहुँच चुके थे तो फिर आगे आपने क्यों छोड़ दिया? सही। कोई गाइड करने वाला नहीं था इसलिए फिर हमने वो प्रॉपर नहीं था तो हमें पता नहीं था, हमने छोड़ दिया, ऐसा ठीक है। बोल देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब आप एडमिशन ले चुके हैं तो कितने सारे ग्रुप्स बने हुए हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, उनमें से बिल्कुल। किसी में जॉइन हो जाएँ, वहाँ पे सीनियर्स बैठे हुए हैं।
तो वहाँ पे सीनियर्स बैठे हुए हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर लें, उनसे आप मशवरा ले लें। बहुत सारे लोग हैं, ना सिर्फ मैं, मेरे अलावा काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको अच्छे से गाइड करेंगे और आपकी हेल्प कर देंगे। तो अगर आपके पास आप में विल है और आप में एक अपना जो है वो माइंडसेट है कि हाँ भाई मुझे जाना है किसी भी सूरत में, जी, तो जी। ज़ाहिर है हर्डल्स मेरे केस में भी मुझे आए थे। बिल्कुल मुझे टिकट जो थी वो मेरे केस में मुझे 2 बार टिकट करानी पड़ी थी और अच्छा, क्योंकि मैं हाँ, क्यों वो 50,000 रुपए का ऐसा समझिए मुझे लॉस हो गया था, जी, क्योंकि जी। मेरा वो नाम जो था वो मैंने पहले जो टिकट कराई उसमें सही से नहीं फ़िल किया था। मेरा नाम सुहेल अहमद है पासपोर्ट में, तो मैंने सुहेल जमाली लिख दिया था वहाँ पे, तो अच्छा, मेरी मिस्टेक थी जिसकी वजह से वो मुझे पेनल्टी लग गई 50,000 रुपए की ऐसा समझिए। ठीक है। लेकिन फैमिली सपोर्टिव थी अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए तो उनकी बहुत मेहरबानी है, उन्होंने सपोर्ट किया। जी, तो फिर मैंने दोबारा टिकट कराई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज यहाँ पे हूँ। तो कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको वो मतलब पीस ऑफ केक है कि आपको मिलेगा और आप खा लेंगे और बस ठीक हो जाएगा। आप हर्डल्स ज़रूर आएँगे, अपने हर केस में आपको हर्डल्स आएँगे, प्रोसेस में आएँगे। लेकिन उसके लिए आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको गूगल करते रहना है, आपको फेसबुक पे फ्रेंड्स बनाने हैं, आपको उनसे मालूमात लेनी है, उनसे हेल्प लेनी है। जी, तो मतलब आप अगर आप में विल है, तो मैं एक चीज़ खुद को जब मैं कराची में रहता था, जी, जी, ग्रेजुएशन के बाद मैंने कुछ महीने कराची में गुज़ारे, जी, तो मैं वहाँ पे बाइकें चलाता था और उबर चलाता था। तो उसमें जब मेरा दिल करता था कि ना भई आज ना जाऊँ, सुस्ती होती थी, तो मैं खुद को एक बात कहता था कि इफ यू वांट अ सक्सेस देन कम आउट ऑफ योर कम्फर्ट ज़ोन। फिर ऐसा बोल के मैं चल पड़ता था। तो भाई जब आपको सक्सेस चाहिए तो आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से थोड़ा बाहर आना पड़ता है। तो मेहनत करें, थोड़ी-सी मेहनत है, मैं कोई इतना इसको नहीं बोलता कि मेरी इतनी बड़ी अचीवमेंट है, मैंने इतनी बड़ी मेहनत की है और मैंने इतना बड़ा तीर मार लिया है या मैंने वो कश्मीर आज़ाद करा लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो थोड़ी-सी मेहनत होती है और आपको चलते रहना है और इंशाल्लाह मंज़िल आपके कदमों तले होगी। वेल बहुत ही मोटिवेशनल आपने जो है इसमें लास्ट में जो मैसेज दिया है, मैं समझता हूँ कि अगर आपकी ये लास्ट की स्टोरी जानने के बाद भी अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है कि मेरे पास रिसोर्सेज का इशू है और मैं नहीं कर सकता, तो उसे अपनी लाइफ में जो है इस आपके छोटे से इस जो मैं कहूँगा कि एक जर्नी आपने अपनी छोटी सी जर्नी बताई, कुछ चंद बातें, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है और एक मोटिवेशन लेकर अपने लाइफ में कुछ अचीव करने को जो है वो उसको स्ट्रगल करने में एक हिम्मत मिलेगी। हम हाँ, एज बिल्कुल। स्टूडेंट्स जो है काफ़ी आपने जो हर्डल्स के बारे में बात की फेस करते हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई आपकी स्टोरी सुनकर और ये देख के कितना अच्छा लगता है कि आपकी जो वो स्ट्रगल थी, आज आप देखें एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे जो है अपनी जो आपने सोचा था अपना ड्रीम जो है उसको जी रहे हैं, कितनी ये अचीवमेंट है आपकी। मैं तमाम सुनने वाले स्टूडेंट्स और देखने वाले नाज़रीन की तरफ से जो है आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त में हमें टाइम दिया। थैंक यू। और अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं आपके सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं, हैंडल्स अगर मैं दे दूँ, कोई स्टूडेंट अगर आपको अप्रोच करना चाहे, पर्सनली अगर ज़रूर, आपसे कोई। ज़रूर, ज़रूर। मैं खुद भी कहना चाहता था आपको, जी, कहने ही जी, वाला था कि भई आप जी, मेरी आईडी वग़ैरह जो या उसका लिंक जो है वो आप वहाँ पे डिस्प्ले कर दें ताकि वो लोग जो है वो मुझे आसानी से रीच आउट कर सकें और जो भी उनको मसला हो, जो भी उनको बात पूछनी हो, जो जी, भी जी। उनको मुश्किल हो, वो मुझसे बआसानी पूछ सकते हैं और मुझे रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सोहेल और अपना ख्याल रखें। अल्लाह आपको वो तमाम खुशियाँ दे, वो तमाम कामयाबियाँ दिए और जिसके लिए आपने जो है अपनी ख्वाहिश है आपको, अल्लाह आपको कामयाब करे आपके मकासद में और इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करें, खूब तालीम हासिल करें, थैंक यू। आगे बढ़ें लाइफ में। थैंक यू सोहेल। मैं आपके आमीन। तमाम हैंडल्स जो थैंक यू हैं सो सोशल मच। मीडिया के उनकी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जो है उनके लिंक्स दे दूँगा। बहुत शुक्रिया सोहेल। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। तो ये थी सोहेल की स्टोरी। उम्मीद है कि सोहेल की स्टोरी से आपको काफ़ी कुछ जो है सीखने को मिला होगा। मेरी कोशिश रही कि वो तमाम सवालात जो एक स्टूडेंट को जब वो इंटरनेशनल स्टूडेंट बनने के लिए जा रहा होता है, रिसर्च कर रहा होता है, तो वो उसके माइंड में ये सवालात होते हैं। अच्छा, मैंने ये ज़ाहिर है रिसर्च बेस्ड सारे क्वेश्चन से या जो हमें ईमेल पे मौसूल होते हैं, वो तमाम क्वेश्चन मैंने कोशिश की कि इस मैसेज में जो है वो कन्वे किए जाएँ। आप देखें, ये था सुहेल का पर्सपेक्टिव, ये सुहेल की जर्नी थी। सुहेल के इश्यूज़, सुहेल को जो हर्डल्स आईं वो डिफरेंट होंगी। मेरी आपसे ये एक इल्तमास है, आपसे एक एक ख़्वाहिश है आपकी कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो प्लीज़ अपनी रिसर्च करें। अपने अकॉर्डिंग जो है ना
डिसाइड करें कि मुझे किस कंट्री में जाना है, मुझे कहाँ तालीम हासिल करनी है, मुझे क्या तालीम हासिल करनी है। सोहेल जो है वो अपनी जर्नी का एक हिस्सा आपको बताकर आपको मोटिवेट कर सकता है, आपको एक आइडिया दे सकता है। बट एट द एंड ये डिस्क्लेमर है मेरा कि हम कोई प्रोफेशनल कंसल्टेंट नहीं हैं जो कि आपको गारंटी देते हैं, बट हम अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मजीद आने वाली तमाम वीडियोस में डिफरेंट कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को जो है इस तरह गेस्ट बनाकर उनसे उनकी जर्नी के बारे में बात की जाए, उनसे आपके जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो किए जाएँ। आपसे भी ये कोशिश है, ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में, ईमेल पे और इनबॉक्स में अपने क्वेश्चंस भेजें, ताकि हम उन रेलेवेंट क्वेश्चंस को जो है अपने गेस्ट से पूछ सकें। इस सीरीज़ को जो है अगर आप पसंद करेंगे, हमें फीडबैक देंगे, तो हमें एक मोटिवेशन होगी कि हम इसको कंटिन्यू कर सकें और आपको जो है इससे रिलेटेड जो है डिफरेंट कंट्रीज़ का मटेरियल जो है आपको प्रोवाइड कर सकें। इसी नोट पे आज की इस वीडियो को इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। कोविड की सिचुएशन में अपने इर्द-गिर्द लोगों का जितना हो सके उनकी हेल्प करें, और बस इसी मैसेज के साथ कि पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज जो है, अगर आप एज जाते हैं एम्बेसडर बन के पाकिस्तान के, तो उसे प्रमोट करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।